दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। उसके बाद अंतिम रूप से अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपसे ईवीएम और वीवीपैट के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ईवीएम कैसे काम करती है और वीवीपैट जो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो क्या होता है। साथ ही ईवीएम का प्रयोग भारत के चुनाव के अंदर कब से हो रहा है, भारत के लोकसभा के चुनाव के अंदर कब हुआ, वीवीपैट से सबसे पहले मतदान भारत के किस राज्य में हुआ, इन सभी चीजों पर हम आपसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यदि सुरक्षित रख लिया जाता है तो सुरक्षित रखना क्या होता है, इसके संबंध में भी हम आपसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड जो वीडियोस हैं उसका लिंक हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। का प्रारंभ हम न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं, जहां बड़ा बड़ा हेडिंग के अंदर आपको दिख रहा है कि निर्वाचन आयोग ने कहा नामुमकिन है छेड़छाड़, यानी कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ नामुमकिन है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। कोर्ट ने दोस्तों फैसला रखा सुरक्षित, यानी कि इस मामले पर अंतिम रूप से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब इस न्यूज़पेपर की कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो यहां दिए हुए हैं उन्हीं को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप इस वीडियो को रोक करके पूरे लेख को विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, तब चीजें आपको आसानी से और अच्छे से पूरी समझ आएंगी। यहाँ पर देखते हैं जो ये पीठ इस मामले को सुनवाई करने के लिए बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पीठ ने कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों चुनाव आयोग ने अदालत को क्या बताया, यहाँ पर ये देखिएगा, बताया कि मॉक टेस्ट के दौरान केरल में 4 ईवीएम भाजपा के पक्ष में मतदान की खबर पूरी तरह बेबुनियाद है। साथ ही जो ये पीठ जो इस मामले को जो सुनवाई कर रही थी, जो बेंच, उसने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट की वर्तमान व्यवस्था में उम्मीदवारों के प्रतिनिधि के शामिल होने, छेड़छाड़ रोकने सहित तमाम जो चुनावी प्रक्रिया है और कार्यप्रणालियां हैं उससे संबंधित तमाम आशंकाओं को दूर करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है चुनाव आयोग को। सुनवाई के दौरान दोस्तों जजों ने पूछा कि प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता, यह एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने हाईलाइटेड चीजें डिस्कस कर दी। अब आप लोग वीडियो को आराम से रोकिए और पूरा जो लेख है उसको पढ़ लीजिए। दोस्तों ये मामला कहां से उठा, इसमें 2 पक्ष हैं, एक निर्वाचन आयोग और दूसरे वो पक्ष जिन्होंने ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपनी याचिकाएं दायर कर रखी हैं। तो इसी संबंध में दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि 2014 के बाद से, वैसे तो ईवीएम पर काफी टाइम से अलग अलग लोग सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से राज्यों और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, उससे तमाम लोग ईवीएम पर, उसकी वैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उस पे जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सेंधमारी करके तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी पूरे के पूरे वोट को बटोर ले रही है। ऐसा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है। ठीक है, तो इसी के संबंध में एक लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी रही और इस पर विस्तार पूर्वक जो है बातचीत की गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला, या कोई कोर्ट जब अपना फैसला सुरक्षित रखती है तो फैसला को सुरक्षित रखने का क्या मतलब होता है, इसको मैं पहले आपको कंफर्म करता चलूं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोनों पक्षों की बहस सुन ली गई होती है किसी भी मामले में, और अब क्या होगा, जब जज साहब अपना फैसला कोई भी निश्चित तिथि को सुनाएंगे, वो तिथि कब आएगी ये बात जज साहब ही बताएंगे। इसी का मतलब होता है कोर्ट द्वारा फैसले को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आइए अब हम बात करेंगे ईवीएम और वीवीपैट के बारे में। हम ईवीएम में विस्तार पूर्वक आपसे कैसे वर्क होता है वो चीज बात करेंगे, वोट आखिर कैसे पड़ता है, ईवीएम के कितने हिस्से होते हैं, इन सब के बारे में आपसे बात करेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ईवीएम का सीधा सा अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ये दोस्तों ये मशीन
साधारणतः एक बैटरी पर चलने वाली मशीन होती है जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। तो ईवीएम का दो काम आपको समझ में आ गया। एक तो जब वोट डाला जाता है तो वोटों को दर्ज करती है और दूसरे वोटों की गिनती में भी ईवीएम ही काम में आती है। अब दोस्तों आगे बढ़ें और बताएं कि ईवीएम कितने हिस्से में बटी हुई होती है। यहाँ पर आपको तीन हिस्से पिक्चर के अंदर दिख रहे हैं। ये तीन हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा इसका होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा हिस्सा होता है बैलेटिंग यूनिट और ये दोनों जो है कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट जो होते हैं 5 मीटर लंबे तार से जुड़े हुए होते हैं। और ईवीएम का दोस्तों जो तीसरा हिस्सा होता है उस तीसरे हिस्से को कहते हैं वीवीपैट, जिस पर हम ईवीएम के अलावा विस्तार पूर्वक अभी बस चंद मिनटों में आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों अब जो इसका कंट्रोल यूनिट होता है, यहाँ पर ये चीज गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं। ये कंट्रोल यूनिट की बात चल रही है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो होती है इसका, ये वह हिस्सा होता है जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। और दोस्तों जो बैलेटिंग यूनिट होती है वो पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है। दोस्तों जैसे ईवीएम से पहले जब चुनाव बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए हुआ करते थे, तब मतदान अधिकारी मतदाता को कागज का मतपत्र दिया करते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मुहर लगा देते थे। इस मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता था। इससे मतदाता का मतदान जो है वो संपन्न माना जाता था। लेकिन आइए ईवीएम में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ईवीएम की व्यवस्था में कागज और मुहर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक बटन होती है। अब क्या होता है, मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं। उसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला सा एक बटन को दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं। ये है ईवीएम मशीन, जिस पर उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह छपा होता है और इसके आगे जो नीला बटन होता है उसको मतदाता दबा करके अपना वोट दर्ज कराते हैं। दोस्तों वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। यह यूनिट दोस्तों 2000 वोट तक दर्ज कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना इसी यूनिट के माध्यम से की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट जो होती है ईवीएम की, उसी के माध्यम से वोटों की मतगणना की जाती है, यानी कि काउंटिंग की जाती है। दोस्तों एक बैलेटिंग यूनिट के अंदर 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। अगर उम्मीदवार अधिक हो तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों चुनाव आयोग के अनुसार ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती हैं, जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर नोटा का मतलब बहुत लोग जानते हैं, NOTA। नोटा एक ऑप्शन जोड़ा गया है ईवीएम के अंदर। जितने उम्मीदवार होते हैं उनका तो चुनाव चिन्ह यहाँ पर दिया ही होता है, लेकिन लास्ट में एक बटन होती है जिसके सामने नोटा लिखा होता है। नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अर्थात जितने भी उम्मीदवारों की जो चुनाव निशान मशीन पर छपे हुए हैं, उनमें से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो मेरी पसंद का है जिसको मैं वोट देना चाहूं। यदि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता तो आप नोटा का बटन प्रेस करके चले आते हैं। इससे आपका जो एक वैल्यू होती है वोट की, एक अलग वैल्यू होती है कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। ठीक है, इसका सीधा साधारण सा मतलब ये होता है। चलिए चर्चा में थोड़ा सा और आपको डीप डाइव लगवाते हैं। दोस्तों भारत में चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल साल 1982 के अंदर हुआ। केरल विधानसभा की परूर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में कब पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल और किस चुनाव के अंदर किया गया। तो केरल की विधानसभा का चुनाव था। हालांकि दोस्तों इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को खारिज कर दिया था, जिसमें पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल साल 1982 में किया गया। दोस्तों इसके बाद साल 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया और चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान कर दिया। आई होप आपको डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसके बाद इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति साल 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती आ रही है और साल
2004 के बाद से दोस्तों, जो 2004 का जो आम चुनाव था, जनरल इलेक्शन था, उसमें सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से भी ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया। तो लोकसभा चुनाव के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल कब से होने लगा? तो 2004 से। तिथि आप लोग याद रखिएगा, आपसे कहीं ना कहीं छोटे मोटे एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए चर्चा में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आयात नहीं किया जाता, यानी कि इसे दूसरे देशों से नहीं मंगाया जाता। इन्हें भारत में ही डिजाइन किया गया है और यहीं पर इनका निर्माण होता है। चुनाव आयोग के अनुसार दोस्तों, इसके लिए 2 सरकारी कंपनियां अधिकृत हैं, यानी कि 2 सरकार की कंपनियां हैं जो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तैयार करती हैं। पहली कंपनी कौन है दोस्तों? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि भेल जो है वह ईवीएम बनाती है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करती है। और दूसरी कंपनी कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIAL, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। ये 2 संस्थाएं, 2 कंपनियां हैं सरकार की, जो ईवीएम मशीनों को बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं भारत के अंदर। यहाँ पर दोस्तों एक टाइमलाइन दी गई है, उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो कि ईवीएम के संबंध में ही अलग अलग डेट्स पर जो है कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ईवीएम या वीवीपैट को लेकर के जो भी मामले ले जाए गए, उनसे संबंध में ये एक टाइमलाइन है। ठीक है, चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे ईवीएम का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वीवीपैट। तो वीवीपैट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको दोस्तों मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। इसका ये फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन होती है, याद रखिएगा, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है। तो आई होप आपको वीवीपैट का काम समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीवीपैट को साल 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पेश किया गया था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मामले 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन में वीवीपैट मशीनों के नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक मामला इसलिए मैंने जो है दिया है, जिससे आपको इस जानकारी का जो ऑथेंटिकेशन है वो समझ में आए। दोस्तों, वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ईवीएम और वीवीपैट के M3 मॉडल का यूज किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ईवीएम और वीवीपैट की जो भी व्यवस्था है वो अच्छे से समझ आई होगी। आइए देख लेते हैं कि ईवीएम के खिलाफ समय समय पर किन किन हाई कोर्ट्स के अंदर समय समय पर याचिकाएं दायर की गई। जैसे 2001 में मद्रास हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई, 2002 में केरल हाई कोर्ट के अंदर, 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट, 2004 में कर्नाटक हाई कोर्ट, 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट, नागपुर बेंच, 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट और 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद समय समय पर साल दर साल ईवीएम के खिलाफ याचिकाएं विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दाखिल की जाती रही हैं। अब अंत में दोस्तों, ईवीएम से चुनाव कराना कितना सुरक्षित है, इस मुद्दे पर अगर बात करना हो तो देखिए, इस मुद्दे पर सारा अधिकार बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और सरकार का। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि हाँ, ईवीएम से चुनाव कराना बिल्कुल सुरक्षित है, पारदर्शी है, तो हम भी मानकर चलेंगे एक इंडियन सिटीजन, साथ ही एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्ति का भी ओपिनियन वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, जो भारत की सरकार का होगा, या जो निर्वाचन आयोग का होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग तमाम बहसों में न पड़ते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच करके चलेंगे हर एक मामले पर। ठीक है, तो मेरा इस संबंध में इतना ही कहना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ इसमें छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।